गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। जो हमारा लेसन चल रहा है औद्योगिक क्रांति, यानी उद्योगों की क्रांति किस प्रकार से ब्रिटेन में हुई, कैसे ये स्टार्ट हुआ। तो उसके आगे जो अगला जो हमारा पार्ट है शहर, व्यापार और वित्त, इसके बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से जब ब्रिटेन के अंदर सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई और उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि भाई वहाँ की जो स्थिति थी वो अनुकूल थी उद्योगों के लिए। ठीक है, कोई दूसरा देश, बाह्य देश किसी भी प्रकार से उन पर आक्रमण नहीं कर पाता, क्योंकि चारों ओर से जो इंग्लैंड है वो समुद्र से घिरा हुआ था। तो इस कारण जब वहाँ पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ी तो क्या हुआ, वहाँ पे शहरों का विकास हुआ, शहरों की जो आबादी है वो दुगनी हो गई और उसके बाद फिर घरेलू और विदेशी व्यापार बढ़ गए वहाँ के। ठीक है, तो जब घरेलू ट्रेड बढ़ा और उसके साथ साथ विदेशों से जब इंग्लैंड जब व्यापार करने लगा तो वहाँ शहरों के साथ साथ व्यापार की स्थिति भी अच्छी बढ़ गई। उसके बाद आता है वित्त। तो वित्त के आधार के ऊपर अपन देखें तो पहले वहाँ पे जो जिस प्रकार से लूट हो रही थी, बाह्य लूट या आंतरिक लूट जो भी हो रही थी, उसको जैसे अमेरिका हो गया या अफ्रीका हो गया, जो और कोई दूसरे देश थे वो मुनाफा कमा रहे थे और इंग्लैंड है वो इन सब से भी सोना, मैक्सिको की जो खान थी उनसे सोना चांदी लेके आ गए थे। भारत जैसे जो देश थे जिन्होंने अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था, उनके जो किसान थे उनसे टैक्स, अधिकतर टैक्स वसूल करते थे। और बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कर दी इन्होंने। तो इनका शहर भी बढ़े, इनके व्यापार भी बढ़े और इनके साथ साथ जो इनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन थी, यानी जो वित्तीय स्थिति थी, वो भी बहुत ज्यादा सुदृढ़ हुई। तो इसमें और डिटेल में क्या किस प्रकार से वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। 17वीं सदी में ब्रिटेन राजनीतिक दृष्टि से अधिक संतुलित व सुदृढ़ देश था। यानी 17वीं सदी थी, उसके अंदर जो ब्रिटेन है वो राजनीतिक दृष्टि से अधिक संतुलित और सुदृढ़ देश है। यानी वहाँ राजनीतिक किसी भी प्रकार का कोई भी संकट नहीं था, स्थायी सरकारें थी, अच्छा शासन था। इसके फलस्वरूप आर्थिक विकास, व्यापार के लिए यूरोप के अन्य देशों के मुकाबले अधिक अनुकूल परिस्थितियां पैदा हुई। आधुनिक शहरों का विकास, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि था। पूंजी की उपलब्धता की दृष्टि से भी ब्रिटेन की स्थिति बेहतर सिद्ध हुई। यानी ये बहुत सारी जो चीजें थी वहां पे उनके भाई विदेशों से व्यापार हो गया और उनकी पूंजी भी इससे काफी बढ़ गई, जिससे ब्रिटेन की जो स्थिति है वो काफी बेहतर हो गई थी। इंग्लैंड में राजनीतिक व धार्मिक स्वतंत्रता के वातावरण से भी व्यापार उद्योगों को बढ़ावा मिला, क्योंकि वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता थी, किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार से अपनी बातें नहीं थोपी जाती थी और प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार उद्योग स्थापित कर सकता था, नई तकनीकी आविष्कार कर सकता था। अतः आधुनिक औद्योगिकरण के आधार के रूप में शहर, व्यापार व वित्त एवं कुछ अन्य सहायक कारकों की भूमिका पर कुछ विस्तार से चर्चा की जाए। यानी वहां पर सबको स्वतंत्रता थी, भी किसी प्रकार से वो अपना धन कमा सकते हैं, अपने उद्योग धंधे लगा सकते हैं, अपना धर्म चुन सकते हैं, है ना, और किसी भी प्रकार के नए अगर आविष्कार करने चाहें तो वो कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए किस प्रकार से और कुछ कारण थे उन पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है इसमें शहरों का विकास। 18वीं शताब्दी प्रारंभ होते होते पश्चिम यूरोप के देशों में आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन चुके थे। यानी जैसे ही 17वीं शताब्दी के अंदर क्या था, राजनीतिक दृष्टि से संतुलित हो गया था, लेकिन 100 साल बाद जब 18वीं शताब्दी स्टार्टिंग हुई तो पश्चिमी यूरोप आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन चुके थे। यानी वहां पर काफी अच्छा व्यापार चल रहा था उनका। फलतः शहरों का आकार, जनसंख्या एवं क्षेत्र दोनों दृष्टियों से बढ़ने लगा। जो वहां के जो उनके शहर थे वहां पे जनसंख्या भी बढ़ गई, अधिक कॉलोनियां भी बढ़ गई, उनका विस्तार हो गया, सड़कें, शासन प्रशासन सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सन 1750 से 1800 के मध्य ब्रिटेन के 11 शहरों की आबादी दुगनी हो गई। यानी जो इंग्लैंड जो देश है, ब्रिटेन है, इसके जो 11 बड़े शहर थे, मुख्य शहर थे, उनकी आबादी 50 साल में दुगनी हो गई थी। इसमें प्रमुख शहर लंदन था, जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया था। लंदन क्या है, इंग्लैंड की राजधानी है, ब्रिटेन की राजधानी है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया था। उल्लेखनीय है कि अमेरिका और एशिया में व्यापार करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के कार्यालय भी लंदन में थे। यानी जो भी अमेरिका में और एशिया में जितने भी व्यापार करने की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उन सब ने जो अपने कार्यालय थे वो लंदन में खोल लिए थे। लंदन में लोग आने लग गए थे, लंदन का आकार भी दुगना हो गया था। इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के मध्य होने वाली त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र भी लंदन बन चुका था। यानी इंग्लैंड कहाँ था, यूरोप में। तो यूरोप का जो एक मुख्य देश बन गया इंग्लैंड, व्यापारिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से। इसका जो मेन शहर था वो था लंदन, और लंदन से जो सारा व्यापार जो किया जाने लगा अफ्रीकी देशों में और वेस्ट इंडीज के मध्य होने वाली त्रिकोणीय व्यापार श्रृंखला का ये केंद्र बिंदु बन गया। दूसरा है घरेलू व विदेशी व्यापार। यानी इंग्लैंड के अंदर शहरों के विकास के साथ साथ भाई घरेलू मतलब उसके देश का आंतरिक, और विदेशी यानी अपने देश से बाहर दूसरे देशों में इन्होंने किस प्रकार से व्यापार को फैलाया, वो आएगा इसमें।
इंग्लैंड में घरेलू एवं विदेशी व्यापार दोनों परिस्थितियां अनुकूल थी। परिस्थितियां अगर अनुकूल है तो व्यापार स्वाभाविक बात है, व्यापार अपने आप बढ़ जाता है। विशेषतः इंग्लैंड में जल परिवहन औद्योगिक क्रांति में सहायक सिद्ध हुआ। जल परिवहन सबसे बड़ी बात तो ये, एक तो सस्ता होता है, जगह जगह इसमें टोल या किसी प्रकार के टैक्स सिस्टम नहीं था, ठीक है, और भारी वाहन भारी शिपों के ऊपर दुनिया भर का जो सामान है वो भेज सकते थे एक देश से दूसरे देश में। यह थल मार्गों की तुलना में काफी सस्ता था। कुछ पहाड़ी इलाकों को छोड़कर लगभग सारा ब्रिटेन नदी जल मार्गों से जुड़ा था। यानी कुछ अगर अपन रोड वाले कुछ मार्ग अगर छोड़ दें तो बाकी सारा किससे जुड़ा हुआ था? नदी जल मार्गों से। छोटी छोटी नदियां हैं वहां पे, तो वहां पे जिस प्रकार अपने यहाँ पे बसें चलती हैं टूरिस्ट की तरह अभी भी, तो वहां पे अभी भी ऐसी शिपों के द्वारा या जहाजों के द्वारा जो स्ट्रीम है या फिर और जो यात्री जहाज है उनके द्वारा वो अभी भी यात्राएं करते हैं। सन 1724 से देश में 1160 मील लंबा जल मार्ग था। 1160 मील लंबा जल मार्ग कब था? 1724 ईस्वी में। चूंकि ये मार्ग समुद्र से जुड़े थे इसलिए नदी पोतों के मालों को आसानी से समुद्री तटपोतों यानी कोस्टर्स में लादा जा सकता था। 1800 ईस्वी तक ऐसे तटपोतों के काम करने वाले नाविकों की संख्या इंग्लैंड में 1 लाख से अधिक हो चुकी थी। यानी 1724 से लेके और 1800 ईस्वी तक 1800 तक यानी लगभग 75-76 साल के अंदर इंग्लैंड के अंदर जो नदी जो पोत जो तटपोत जो थे उनमें जो नाविकों की संख्या थी यानी नाव चलाने वाले जो लोग थे उनकी संख्या 1 लाख से अधिक हो गई थी। 18वीं व 19वीं सदी में इंग्लैंड सर्वाधिक शक्तिशाली औपनिवेशिक देश था। यानी औपनिवेशिक देश सबसे ज्यादा व्यापारिक जो देश था 18वीं 19वीं सदी में इंग्लैंड सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया, जिसका साम्राज्य अफ्रीका, एशिया तथा अन्य महाद्वीपों पर फैला हुआ था। उसके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली जहाजी बेड़ा था जिससे वह संसार के प्रमुख व्यापार मार्गों पर स्थित बंदरगाहों को अपने कब्जे में रख सका। इस औपनिवेशिक साम्राज्य से उसे पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल प्राप्त हो सकता था। साथ ही अपने उपनिवेशों में उसने ऐसी नीति अपनाई ताकि वहां पर इंग्लैंड के कारखानों से बना माल अधिक से अधिक बेचा जा सके। परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय बाजार से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विस्तार हुआ। 1750 ईस्वी से 1770 ईस्वी के बीच जहां इंग्लैंड ने अपने सामान की मांग को 7% वृद्धि हुई, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रिटिश माल की मांग 80% वृद्धि हुई। यानी जो इंग्लैंड जो इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो इंग्लैंड है वो 2 सदी थी यानी 18वीं और 19वीं जो सदी थी उसमें सबसे शक्तिशाली औपनिवेशिक देश था। यानी अपना जो व्यापार है अपना जो बिजनेस है वो दूसरे देशों में भी वो बेचता था। उसके पास जहाजी बेड़े थे, अलग अलग प्रकार के जो बंदरगाह थे उन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। अपना व्यापार दूसरे देशों से कच्चा माल लाकर अपने उद्योगों में उसको अच्छा मतलब एक बढ़िया उपयोगी सामान बनाकर कच्चे माल से और उनको सभी विदेशों में बेचता था। तो उसका जो स्थानीय मार्केट था, जो घरेलू बाजार था, जैसे कि अपने यहाँ पे अगर देखें कोई सामान मान लो रेवाड़ी के अंदर बन रहा है और हमें वो जयपुर के अंदर पहुंचाना है, ठीक है, तो जो इंटरनल चीजें हैं अपने यहाँ पर जो बिजनेस है वो कम होकर के वो सामान ज्यादा विदेशों में उसकी डिमांड होने लग जाए, विदेशों के अंदर उसको ज्यादा फैलने लग जाए। तो इसी प्रकार इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ कि अपना जो घरेलू उनका जो मार्केट था उसकी बजाय जो विदेशों के अंदर जो इसका मार्केट था वो ज्यादा फैल गया था और ज्यादा उनकी डिमांड हो गई थी। तो इस प्रकार से जो शहर व्यापार और जो व्यापार है ये हमने 2 टॉपिक्स आज इसमें पढ़े हैं कि इसके किस प्रकार से शहरों का विकास हुआ, किस प्रकार से वहाँ व्यापार का विकास हुआ। अब जो वित्त वाला जो तीसरा टॉपिक है ये काफी बड़ा हो जाएगा अपना। वित्तीय प्रणाली में उसमें आंतरिक शोषण या फिर तकनीकी विकास किस प्रकार से थे इसको डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करना।